Very good evening to all of you. I myself Rohit, and we are continuing with our lecture. The lecture number is 9, and in this lecture we study about transcription. In previous lecture we study about transcription in prokaryote, and in this lecture we study about transcription in यूकैरियोट. ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आज का लेक्चर बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से एक आरएनए पॉलीमरेज ने पूरी एक आरएनए को बनाया था. लेकिन बेटा जो यूकैरियोट होता है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें पता है कि आपके 3 तरीके के आपके आरएनए होते हैं. एक एमआरएनए, एक आरआरएनए और एक टीआरएनए. इनके लिए बेटा स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज इनके लिए लगते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कई तरीके के आपके डिफरेंसेस देखेंगे और कई तरीके की सिमिलरिटीज देखेंगे बेटा, किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर. तो अगर बेटा मैं डिफरेंसेस की बात करता हूं तो बेटा आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होती. न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होती. तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. जो ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. डीएनए से आरएनए बनना आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका डीएनए से आरएनए बनता है. मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है. और ये आरएनए क्या करता है, ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के आता है और क्या बनाता है, यहाँ पे प्रोटीन नाम की चीज बनाता है. तो ट्रांसलेशन आपका कहां पे होता है, ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. यूकैरियोट के अंदर बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर और जो ट्रांसलेशन है वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा ऐसी कोई चीज नहीं थी. उनके सारी चीजें जो है बेटा वो कहां पे होती थी, साइटोप्लाज्म के अंदर होती थी. दूसरी बात बेटा, जितना हम लोग यूकैरियोट्स की तरफ बढ़ते हैं उतना ही हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है वो इतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है. जो प्रमोटर साइट है, जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है, जो इलोंगेशन साइट है, वो सब की सब आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगी किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर. ठीक है, हालांकि कुछ एक सिमिलरिटीज भी है कि जैसे भाई मान लो पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है, पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर जैसे वहां पे पॉलीमरेज को अपने साथ कुछ एंजाइम चाहिए थे. ठीक है, जैसे एक हमारी पाम, जो हाथ की पाम होती है ना, जो हैंड की पाम होती है, जैसे वो काम करती है उसी तरीके से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी डीएनए को पकड़ के उसी तरीके से आगे की तरफ चलता है. जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी होती है ना, उसी तरीके से वो काम करती है. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये सिमिलरिटीज भी है स्ट्रक्चर में कि उनका स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर होता है. और कुछ डिसिमिलरिटीज जैसे मैंने आपको बताई कि इनकी जगह अलग अलग है. ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, आपका जो आपका आरएनए बनने के बाद जो, जिनको मैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म बोलता हूं, मतलब आरएनए बनने के बाद जो प्रोसेस होते हैं बेटा वो भी आपका काफी कॉम्प्लेक्स होता है. किसके अंदर बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर. ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर बेटा वो भी चीज आपकी काफी कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ आरएनए की. जो बेटा आरएनए होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका 3 तरीके का ही होता है. आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3. कहां ट्रांसक्राइब होता है, न्यूक्लियोलस में क्या बनाता है आपका बेटा, आरआरएनए बनाता है. आरआरएनए की 3 साइड बनाता है, 20S, 28S, 18S और एक 5.8S. एक S रह गई, कौन सी, 5S. उसको ये नहीं बनाता बेटा, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे. आरएनए पॉलीमरेज 2 बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और क्या बनाता है आपका, एमआरएनए बनाता है और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाता है. ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है बेटा, टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है. और टीआरएनए के साथ साथ जो ये 5S आरएनए बच गया था इसको भी आपका
आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, प्लस कुछ एक जो आपके इंटरफेरेंस अपने आरएनए पढ़े थे, जो कि आपका जो आरएनए का ट्रांसक्राइब करने का मैकेनिज्म था उसको इनहेंस कर रहे थे। हमने पढ़ा था ना इंटरफेरेंस आरएनए, उनकी भी फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो कि mRNA, siRNA, ठीक है ना, snRNA, उनकी फॉर्मेशन किससे होती है? उनकी फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज 3 से होती है। और एक क्वेश्चन यहां से आता है बेटा 5s यूनिट, 5s यूनिट को कौन फॉर्म करता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। क्योंकि सबको ये लगता है कि जो राइबोसोमल यूनिट है उसको कौन फॉर्म कर रहा है? पॉलीमरेज 1 कर रहा है, लेकिन एक बच जाती है, कौन सी? 5s यूनिट। और मेन हमारा कौन सा होता है बेटा? पॉलीमरेज 2 होता है, जो क्या किसको कैरी करता है? आपका मैसेंजर आरएनए को कैरी करता है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए ही वो चीज है जहां से आपका प्रोटीन बनेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन का कोड होगा। उसके बाद बेटा एक चीज और मैं इसके अंदर बताना भूल गया, एक बेटा हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को हम एक और नाम से जानते हैं। देखो हमने डीएनए पढ़ा था, डीएनए से अगर डीएनए बनता है, उसको बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, उसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या? डीएनए पॉलीमरेज। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर मान लो अब यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डीएनए है, उससे हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? उससे हम लोग आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज को मैं क्या बोल सकता हूं कि वो किसके ऊपर डिपेंड है? आरएनए के ऊपर तो डिपेंड है, और किस चीज को फॉर्म करेगा? सॉरी, डीएनए के ऊपर तो डिपेंड है, और किस चीज को फॉर्म करेगा? आरएनए को फॉर्म करेगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बोल सकता हूं क्या कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल सकता हूं ना? तो इस वजह से बेटा इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं प्रमोटर सीक्वेंस की। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रमोटर सीक्वेंस है बेटा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। और बेटा खाली पॉलीमरेज सेकंड का, पॉलीमरेज फर्स्ट का, पॉलीमरेज 3 का, इन सब का जो प्रमोटर होता है बेटा वो अलग अलग होता है। लेकिन बेटा इनमें सबसे मेन जो होता है वो पॉलीमरेज 2 का होता है। और उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है उससे पहले का रीजन कौन सा होता है? प्रमोटर रीजन होता है सर। अब ये जो प्रमोटर रीजन होता है बेटा, इस पे 25 बेस पेयर पहले एक रीजन होता है बेटा टाटा रीजन, जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, जो कहां लोकेटेड होता है? 25 to 30 बेस पेयर स्ट्रीम पे आपका लोकेटेड होता है। और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा गोल्डबर्ग। कौन थे? गोल्डबर्ग ने बेटा इनको क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है ना, गोल्डबर्ग। उसके बाद बेटा आपका आता है जीसी रिच रीजन आपका 50 न्यूक्लियोटाइड पहले होता है। और एक आता है बेटा कैट, CAAT कैट, ये आपका 80 न्यूक्लियोटाइड पहले होता है। और एक आता है बेटा ऑक्टोमर। और बेटा ये जरूरी नहीं होता कि ये जो 4 है ये आपके हमेशा स्पेसिफिक ही रहेंगे, किसी में कोई चेंज हो जाता है, कहीं पे किसी टाइम पे कोई सा चेंज हो जाता है, हाँ, लेकिन ये 4 देखने को आपको मोस्टली मिलते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो आपका उसकी तरह काम नहीं करता, ठीक है, प्रमोटर की तरह काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें बेटा आप लोगों को ये चीज बतानी है कि किस तरीके से, मतलब जो प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 2 का है ये, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये स्पेसिफिक नहीं है इनमें से कोई सा भी। हाँ, टाटा जो सीक्वेंस है वो आपका काफी मिलता है, लेकिन इनमें से जो ये है आपका कैट वाला है, जीसी वाला है, ये आपके कई जगह पे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी बात आती है प्रमोटर रिकॉग्निशन की। जो प्रमोटर की रिकॉग्निशन होती है
जो पॉलीमरेज होता है वो किस तरीके से अपने प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, देखो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज आपका जब टाटा रीजन होता है तो वहां पे बेटा सबसे पहले एक बंदा आता है टीएफ, ट्रांसमिशन फैक्टर 2, क्योंकि हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं तो इस ये बोला है मैंने ट्रांसमिशन फैक्टर 2। ठीक है ना, ट्रांसमिशन फैक्टर 2 की एक यूनिट होती है बेटा डी यूनिट। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना आप, डी यूनिट। ये जो यूनिट है बेटा इसके साथ इसके ये किस से बनी होती है, ये यूनिट बनी होती है बेटा टीबीपी से। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, टीबीपी प्लस इसकी एक और यूनिट होती है बेटा टीएएफ। ठीक है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, टीएफडी बनाती है। ठीक है ना, जैसे ही ये टाटा रीच रीजन पे लगता है, जैसे ही ये टाटा रीजन पे लगता है बेटा, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल कॉम्प्लेक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, इनिशियल कॉम्प्लेक्स। इनिशियल, ये नाम आपको याद रखते जाने हैं, इनिशियल कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने आपको बताया कि प्रमोटर साइट कौन सी है। दूसरा जो प्रमोटर है बेटा वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 में खाली इन साइट से ही रिकॉग्नाइज नहीं होता, कुछ एक प्रोटीन और चाहिए होते हैं। वो प्रोटीन अब मैं लगा रहा हूं, कौन सा, पहला कौन सा लगाया, ट्रांसमिशन फैक्टर सेकंड डी। ठीक है ना, ट्रांसमिशन फैक्टर सेकंड डी सबसे पहले लगाया, ट्रांसमिशन फैक्टर सेकंड डी। और अभी मैंने आपको बताया था वो किस यूनिट से बना है, टीबीपी से और टीबीपी से और टीएएफ से। ठीक है, जैसे ही वो फैक्टर लग जाता है बेटा, इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन आपके लग जाते हैं, ए, बी और पी। अब ये बोला जाता है बेटा, अब इसको मैं बोलता हूं मिनिमल इनिशिएशन फैक्टर। मिनिमल इनिशिएशन, ये आप लोग नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, मुझे अभी लैपटॉप से माउस की वजह से ही लिखना पड़ रहा है, इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, मिनिमल इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहा, आप लोग नोटबुक में लिख लेना, मिनिमल इनिशिएशन फैक्टर। और जैसे ही आपके ये प्रोटीन लगते हैं, ए बी पी लगता है, वैसे ही बेटा दो प्रोटीन और आते हैं। कौन से, एच और ई। कौन से आते हैं बेटा, एच और ई प्रोटीन और आ जाते हैं। इसके जब ये आ जाते हैं बेटा, तब मैं इस पॉलीमरेज को बोलता हूं जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसमिशन फैक्टर। ठीक है ना, जनरल ट्रांसमिशन फैक्टर कहां गया भाई, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है ना, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेटा देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं, देखो कुछ नहीं है, मैंने बताया कि खाली आपका रिकॉग्निशन बॉक्स जो है, जो आपका पॉलीमरेज सेकंड है, उसको खाली रिकॉग्निशन बॉक्स ही नहीं चाहिए, मतलब उसको प्रमोटर साइट पे वो जो सीक्वेंस है वो खाली वो नहीं चाहिए, कुछ एक प्रोटीन्स भी चाहिए। कौन से, पहला एक तो आपका जैसे ही टाटा दिखता है तो एक प्रोटीन आता है ट्रांसमिशन फैक्टर 2D। ट्रांसमिशन फैक्टर 2 क्यों बोला है, क्योंकि हम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं। डी, इसके अंदर बेटा दो यूनिट होती है, टीबीपी प्लस टीएएफ। और जब बेटा ये लग जाती है तो इस वाली साइट को मैं बोलता हूं आपका मिनिमल इनिशिएशन, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल कॉम्प्लेक्स। और इसके जैसे ही लगती है तो कुछ एक प्रोटीन और आ जाते हैं, ए, बी और पी। जैसे ही ये आते हैं बेटा, जैसे ही ये आते हैं तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको मैं बोलता हूं आपका मिनिमल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे हमारी आरएनए जो पॉलीमरेज है वो आके अटैच हो जाता है जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद बेटा दो प्रोटीन और चाहिए होते हैं, ई और एच। ठीक है ना, ये दो प्रोटीन और चाहिए होते हैं, आगे बताऊंगा ई और एच का क्या काम है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये सोचो कि प्रमोटर में आपको देखो कितना कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा है जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को काम करना पड़ा है तब। ठीक है, उसके बाद बेटा जब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं चाहिए,
उसकी स्पीड को इनहेंस करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को और तेज करने के लिए भी बेटा कुछ एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको मैं बोलता हूं बेटा इनहेंसर। वो क्या करते हैं, इस तरीके से आरएनए के ऊपर अटैच होके जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है आरएनए पॉलीमरेज, उसकी एक्टिविटी को बेटा इंक्रीज करते हैं। और कई बार बेटा साइलेंसिव भी होते हैं, वो एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। देखो इस तरीके से वो क्या करते हैं, आरएनए जो आपका डीएनए के ऊपर आपकी पॉलीमराइजेशन हो रही है उसमें ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं, एक तरीके से ब्रिज बना लेते हैं, और जो आपका पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते या घटाते हैं। उनको मैं क्या बोलता हूं, इनहेंसर बोलता हूं। क्या बोलता हूं, इनहेंसर बोलता हूं। ठीक है ना, इनहेंसर बोलता हूं। उसके बाद बेटा बात आती है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद बेटा बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 की। अभी तक हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात की। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं बेटा। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है बेटा, वो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए काम करता है, आरएनए के लिए करता है। उसको क्या बनाने हैं, आरएनए बनाने हैं। और आपके राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में होते हैं। तो एक्टिविटी के कौन से जीन प्रेजेंट होंगे जो न्यूक्लियोलस के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से बेटा जो आपका आरएनए होता है बेसिकली, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, वो बेसिकली क्या करता है, उसके पास बेटा दो रीजन होते हैं। उसके पास बेटा दो रीजन होते हैं। एक कोर प्रमोटर रीजन होता है जिसके ऊपर आपका आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, और एक होता है बेटा आपका कंट्रोल एलिमेंट। ये होता है बेटा कंट्रोल, ये होता है आपका कंट्रोल, और ये होता है बेटा कोर। तो कोर के ऊपर तो कौन आके लगेगा, कोर के ऊपर तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके लगेगा। ठीक है ना, और ये कंट्रोल क्या करेगा बेटा, ये आपको बताएगा कि चल भाई स्टार्ट हो जा, अब तेरा काम करना है। ठीक है ना, लेकिन बेटा कंट्रोल जो है ना वो चाबी की तरह काम करेगा। वो आरएनए पॉलीमरेज में चाबी की तरह काम करेगा। कैसे कि जैसे ही कंट्रोल वाले पे, जैसे ही जो कंट्रोल वाला होता है बेटा, जो कंट्रोल और कोर एलिमेंट होते हैं, इसमें बेटा बेसिकली दो प्रोटीन आके लगते हैं। एक होता है आपका यूबीएफ, ठीक है ना, ये आपके दो होते हैं, एक 1 होता है और एक 2 होता है। ठीक है ना, एक यूबीएफ और एक यूबीएफ बेटा, यूबीएफ को मैं क्या बोलता हूं, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है ना, यूबीएफ अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर ये क्या करता है बेटा, ये जैसे ये आके अटैच होता है, उसके साथ साथ बेटा आपके SL1 ठीक है, SL1। तो ये दोनों मिलके बेटा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं आपका, ये दोनों मिलके आपके UBF और SL1, ठीक है, ये दोनों मिलके बेटा क्या करते हैं आपका, किसको बुलाते हैं, आपके आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होती है, आपकी जो पॉलीमराइजेशन है वो स्टार्ट होती है। एक बार दोबारा सुन लो कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, इसके अंदर बेसिकली बेटा आपके दो एलिमेंट होते हैं, एक कोर एलिमेंट होता है और एक कंट्रोल एलिमेंट होता है। ठीक है ना, जो कोर एलिमेंट होता है बेटा, इसके जो कोर एलिमेंट होता है, इस पे तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, और जो अपस्ट्रीम एलिमेंट होता है बेटा, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली एक चाबी की तरह काम करता है, उसको फास्ट मतलब उसको स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, ये दोनों जो रीजन होते हैं बेटा, ये आपके G और C रिच होते हैं। यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपके कुछ एक प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे यूबीएफ, ये क्या करते हैं आपके, ये क्या करते हैं, देखो जो ये यूसी है ना, यूसीई, इसकी फुल फॉर्म है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके लगता है बेटा यूबीएफ का मतलब होता है अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। अपस्ट्रीम क्यों बोला बेटा, जैसे देखो यहां से इस साइड जाएगी ना आपकी ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए ये तो होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, और अगर मैं इससे इस साइड जाता हूं, उल्टी तरफ जाता हूं, तो वो होगा बेटा आपका अपस्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है ना, तो
तो उसके बाद क्या होगा, जो यूबीएफ है, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर है बेटा, ठीक है, वो क्या करता है आपका एक SL1 के साथ बाइंड करके क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। SL1 की फुल फॉर्म क्या है बेटा, SL1 का मतलब है बेटा कि सिग्मा लाइक फैक्टर। जैसे आपने उसके अंदर देखा था आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर, उसके अंदर सिग्मा लग रहा था, उसी तरीके से बेटा एक फैक्टर आता है SL1। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। SL1 सिग्मा लाइक फैक्टर SL1, ठीक है। कुछ नहीं था, दो रीजन थे, एक अपस्ट्रीम और एक कोर, ठीक है ना। ये तो क्या कर रहा था, ये कंट्रोल करता है, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके लगता है, यहाँ पे दो प्रोटीन लगते हैं, यूबीएफ अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है ना, और एक प्रोटीन और चाहिए होता है आपका SL1 क्या करता है, सिग्मा लाइक फैक्टर होता है। ये दोनों मिलके आपका आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं कि भाई यहाँ पे आके लग जा और काम स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपका बच गया कौन सा, पॉलीमरेज 3। अभी तक हमने पॉलीमरेज 1 की बात की, उसके इनिशिएशन की बात की, पॉलीमरेज 2 के इनिशिएशन की बात की, और अब बात करते हैं बेटा पॉलीमरेज 3 की। बेटा जो पॉलीमरेज 3 होता है वो आपका बेसिकली आपका 3 काम करता है। कौन कौन से, एक तो बेटा टीआरएनए को बनाता है ना बेटा, एक बनाता है आपका एसएनआरएनए को, एक बनाता है आपका एसएनआरएनए को, और एक बनाता है बेटा आपके 5S आरएनए को। तीन काम बताए थे ना। तो बेटा 5S आरएनए के लिए जो चीज चाहिए होती है ना, वो इनिशिएशन के लिए आपके दो बॉक्स चाहिए होते हैं, बॉक्स ए और बॉक्स सी, ठीक है ना, बॉक्स ए और बॉक्स सी। और टीआरएनए के लिए भी बेटा यही दो बॉक्स चाहिए होते हैं, ठीक है, टीआरएनए के लिए भी बेटा ये दो बॉक्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो आपके एसएनआरएनए होते हैं उसमें आपका अभी जो एसएनआरएनए होते हैं बेटा, उसमें आपके बेटा ये दो बॉक्स तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है ना, बी ए बॉक्स ए और बॉक्स बी तो चाहिए ही होते हैं, प्लस ये भी बॉक्स चाहिए होते हैं बेटा, टाटा और PSE, ठीक है ना। तो बेटा सबकी इनिशिएशन साइट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलीमरेज 1 की हो, चाहे वो पॉलीमरेज 2 की हो, चाहे वो पॉलीमरेज 3 की हो। एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, पॉलीमरेज 1 में दो जगह होती है, एक कंट्रोल जगह होती है और एक कोर जगह होती है। कंट्रोल पे आपका यूबीएफ मतलब कि अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर और सिग्मा लाइक फैक्टर आके मिलते हैं, जब जाके मेरी इनिशिएशन स्टार्ट होती है। और जो आपकी पॉलीमरेज सेकंड है उसमें बेटा आपके क्या क्या आपके फैक्टर थे, एक तो टाटा बॉक्स होता है बेटा, दूसरा CAT बॉक्स होता है और GC रिच रीजन होता है। यहाँ पे आपके कई तरीके के प्रोटीन चाहिए होते हैं। पहला ट्रांसमिशन फैक्टर डबल डी के लगने के बाद बेटा ABP लगते हैं, और जब ABP लग जाते हैं तो उसके बाद लगते हैं H और E, ठीक है, और तब जाके इनिशिएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन जो पॉलीमरेज 3 था उसके अंदर सिर्फ दो बॉक्स A और बॉक्स C। जो बॉक्स A है और जो बॉक्स C है वो तो 5S को बनाने के लिए भी चल जाएगा और आपका टीआरएनए को बनाने के लिए भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन बनाने हैं, SN प्रोटीन बनाने हैं, तो आपको एक दो बॉक्स और चाहिए होते हैं, कौन से, टाटा बॉक्स और PSE बॉक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद इलोंगेशन आपकी हो जाएगी, और जैसे ही टर्मिनेशन के ऊपर आता है, इलोंगेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, ठीक है, इलोंगेशन में बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने आपको जो सेकंड था उसमें मैंने आपको एक चीज बतानी भूल गया। H जो प्रोटीन होता है बेटा वो बेसिकली क्या काम करता है, H जो प्रोटीन जो ये अभी मैंने बताया नहीं, यहाँ पे एक जो बेटा H है ये क्या काम करता है, ये जो डीएनए के ऊपर आप आरएनए बनाने वाले हो, इस डीएनए को ओपन करने का काम करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, जो प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज था उसमें ये ओपन करने का काम कौन सी यूनिट कर रही थी, उसमें कर रही थी बेटा बीटा डैश, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी टर्मिनेशन की। जो टर्मिनेशन होती है बेटा वो बेसिकली आपकी जब आपकी यूनिट रिपीट होने लग जाती है, यू कोई भी रिपीट आपकी यूनिट जो है वो अगर मान लो रिपीट होने लग जाती है,
जैसे यू रिच है ना ये रीजन, तो उससे क्या होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और आप जैसे बेटा साइकिल चलाते हो ना, और साइकिल चलाते वक्त स्पीड बहुत कम होने की वजह से आपकी साइकिल डगमगा जाती है, उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज की जगह भी डगमगा जाती है और वो आपका सेपरेट हो जाता है। कुछ एक में बेटा प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे REB1 प्रोटीन चाहिए पॉलीमरेज 1 को, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी जो टर्मिनेशन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है कि अगर आपके सिग्नल जो है, टर्मिनेशन सिग्नल जो है वो आपका अगर आप वो चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपका सेपरेट होने के सिग्नल होते हैं। और ठीक है, इस तरीके से बेटा नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट देखो हमने अभी तक देखो जैसे ही टर्मिनेशन होगा हमारा आरएनए बाहर आ जाएगा। अब बेटा टीआरएनए और आरआरएनए तो ठीक है, लेकिन जो एमआरएनए है बेटा वो इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है, इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है कि उसको बनाने क्या है, जो एमआरएनए बन के आएगा ना उसको क्या बनाने हैं बेटा, प्रोटीन बनाने हैं। और उसके लिए जरूरी है कि देखो प्रोटीन बनाने हैं ना भाई, और वो बना कहाँ है, सेल के अंदर वो बना है एमआरएनए न्यूक्लियस में, और प्रोटीन बनाने हैं उसे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बेटा उसको बाहर आना पड़ेगा। तो जब वो इतना लंबा रास्ता तय करके आएगा तो कहीं उसको रास्ते में कोई ब्रेक डाउन ना कर दे, कोई इफेक्ट ना हो जाए उसके ऊपर। इसलिए बेटा आपके कई तरीके की मॉडिफिकेशन की जाती है किसके अंदर, जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है बेटा उसके अंदर 3 तरीके की मॉडिफिकेशन की जाती है। कौन कौन सी 3 मॉडिफिकेशन की जाती है बेटा, एक तो जो दोनों एंड बने हैं ना बेटा, जो दोनों एंड बने हैं यहाँ पे हम लोग गार्ड खड़ा कर देंगे कि भाई कोई हाथ नहीं लगा देगा मेरे एमआरएनए को। दूसरा, जो इस एमआरएनए के ऊपर बेटा सीक्वेंस होगा ना वो बेटा इतना ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए, इतना ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि उससे स्पेसिफिक ही प्रोटीन बने। ऐसा वैसा नहीं कि इस पे नॉनसेंस प्रोटीन आ जाए, नॉनसेंस जीन आ जाए, आपकी ट्रांसलेशन रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये तीनों चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक तो दोनों साइड आपके सोल्जर इकट्ठे करना, सोल्जर खड़े करना, और बीच में आपका कोडिंग सीक्वेंस ही लेके आना। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहली है बेटा 5' एंड। 5' एंड पे अपने सोल्जर खड़े करने हैं। कैसे, 5' एंड पे मैं क्या करता हूं, जो मेरा एमआरएनए बना बेटा 5' एंड और एक है मेरा 3' एंड। ठीक है, तो 5' एंड पे क्या होता है बेटा, 5' एंड पे बेटा इसकी कैपिंग की जाती है। कैपिंग किससे की जाती है बेटा, कैपिंग किससे की जाती है, इसकी कैपिंग की जाती है बेटा मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट के साथ। ठीक है ना, इसकी कैपिंग किससे की जाती है आपकी, इसकी कैपिंग किससे की जाती है आपकी, मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट से इसकी कैपिंग की जाती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, इसकी कैपिंग करने से फायदा क्या होता है कि जो डीएनए आपका न्यूक्लियस से बाहर निकल के आएगा उसको कोई खराब ना कर दे। तो ये कैपिंग कैसे की जाती है बेटा, जो 5' एंड पे बेटा आपका जो 5' एंड पे बेटा आपका जो फोस्फोरस ग्रुप होता है, बेटा उस पे बेसिकली क्या ऐड कर देते हैं हम, मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट ऐड कर देते हैं। मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट आपका ऐड कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है बेटा, जो आपका 5' एंड पे फोस्फेट होता है उसके पास 3 फोस्फेट होते हैं। ठीक है ना, 3 फोस्फेट उसके पास प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका एक एंजाइम होता है बेटा, कौन सा एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है ग्यूनाइल ट्रांसफिरेज। वो बेसिकली उसके पास भी 3 आपके फोस्फोरस होते हैं। ठीक है ना, ग्यूनाइल ट्रांसफिरेज। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारा 5' एंड है हमारा आरएनए का, इसका एक फोस्फोरस निकाल देते हैं और इसका 2 फोस्फोरस निकाल देते हैं, और उसके बाद जो ये एक फोस्फोरस है ये इसके साथ बाइंड करके बेटा ये ग्वानोसिन जो है बेटा ऐसे इस तरीके से अटैच हो जाता है हमारा 5' एंड पे। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं। हुआ क्या कि जो हमारा आरएनए होता है बेटा, जो हमारा आरएनए होता है
इसके ऊपर हम बेटा कैपिंग कर देते हैं किसकी, ग्वानोसिल मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट की, ठीक है ना, ताकि कोई और उसके ऊपर अटैच ना कर जाए। तो बेसिकली होता क्या है, दो फोस्फेट तो आपके किसके आते हैं, आपके आरएनए के आते हैं, और एक फोस्फेट किसका आता है, ग्वानोसिन का आता है, और ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तब जाके मेरी क्या होती है, आपका ग्वानोसिन यहाँ पे अटैच होता है। उसके बाद बेटा मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है बेटा, जो क्या करता है, इसके 7th कार्बन पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, 7th नाइट्रोजन पे, आपकी 7th नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है बेटा। मिथाइल, ये देख रहे हो आप मिथाइल ग्रुप, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है बेटा, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है, जिससे ये क्या बन जाता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफेरेज, ठीक है ना। और इससे फायदा क्या होता है बेटा, इससे फायदा क्या होता है कि आपका एक तो आरएनए जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा, दूसरा ये जो आपने सिग्नल लगा दिया बेटा, ये हेल्प करेगा कि जो आपका एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आसानी से आ जाए, ठीक है। और तीसरा बेटा ये आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है, एमआरएनए की एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है जब ट्रांसलेशन होती है तब, ठीक है, जब प्रोटीन बनते हैं जब, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जो आपका एक आरएनए था, इस पे यहाँ पे फोस्फोरस ग्रुप होता है, इसके साथ यहाँ पे ग्वानोसाइल फोस्फेट लगता है, और इस ग्वानोसाइल फोस्फेट की 7th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच किया जाता है, और इस तरीके से एक कैपिंग की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेटा, अभी हमने देखा 5' एंड को हमने सोल्जर से वो कर दिया, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कौन सा एंड, 3' एंड। नेक्स्ट आता है बेटा 3' एंड। 3' एंड पे क्या होता है बेटा, कई तरीके के प्रोटीन काम करते हैं 3' एंड पे। पहला प्रोटीन कौन काम करता है बेटा, CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर बेटा, जैसे ही उसको ये दिखता है ए आपका रिच रीजन आ रहा है, तो वो जाके अटैच हो जाता है बेटा, वो जाके अटैच हो जाता है, और उसके साथ एक एंजाइम और आता है CFSE, क्लीवेज एंड पॉली एडाइनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। वो दोनों आके बेटा यहाँ पे आपका कट करवा देते हैं, किसको, आरएनए को कट करा देते हैं यहाँ से। और जब यहाँ से आरएनए कट हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है PAP, पोली ए पोलीमरेज। मतलब आपका क्या होगा, जो एडेनिन है वो आपका एडिशन करवा देगा, कौन सा एंजाइम, PAP, पोली ए पोलीमरेज। यहाँ पे एडेनिन 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 डाल देगा, और उसके बाद बेटा एक एंजाइम होता है PABP, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है बेटा, ये जो है ये स्पीड को बढ़ा देगा, ये स्पीड को बढ़ा देगा किसकी, ए के एडिशन की। और जब बेटा स्पीड बढ़ जाएगी ए के एडिशन की, तो हमें यहाँ पे बेटा पोली ए टेल मिल जाएगी। पोली ए टेल से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैपिंग करते हैं किसकी, 3' एंड की। देखो बेटा अभी तक मैंने 5' एंड की थी, अब मैं करूंगा 3' एंड की। 3' एंड की कैपिंग कैसे की जाती है, जब उस पे पोली ए टेल लग जाती है, मतलब एडेनिन की कई सारी यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होके हम लोग लगा देते हैं। तो इसलिए पहले क्या होता है कि जैसे ही आपका एमआरएनए बन के आया, तो उसमें से जो खराब पोर्शन है उसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कट कर देते हैं किस एंजाइम से, CSTFC से और CPSF से। उसके बाद बेटा एक एंजाइम होता है PAP, वो क्या करता है, यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे एडेनिन लगाता है बहुत आराम से। और जब ये 10 एक एडेनिन लगा देता है, तब एक बंदा देखता है कि यार ये कितना कमजोर, ये मतलब कितनी आराम से काम कर रहा है। तब बेटा एक और एंजाइम आता है PABP। PABP क्या करता है, चल भाई तेरे साथ हाथ बढ़वाता हूं, काम करवाता हूं तेरा, और बहुत स्पीड से एडेनिन की क्या करा देता है, एडिंग करा देता है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है बेटा, इससे फायदा क्या होता है आपका, इससे फायदा क्या होता है, सेम टू सेम बेटा, एक तो आपका ट्रांसलेशन में हेल्प मिलती है, दूसरा जो आपका एमआरएनए है वो इजिली न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, ठीक है, और तीसरा उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है, मैंने आपको 3 बताई थी कि 3 तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं एमआरएनए बनने के बाद। एक तो 5' एंड पे, एक 3' एंड पे, और एक बेटा अंदर क्या होता है कि जो आपका एमआरएनए बना
उस पे सिर्फ वो सीक्वेंस होने चाहिए जो हमारे काम के हैं। इसलिए बेटा हमारे पास दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं, एक एक्सोन होते हैं और एक होते हैं बेटा इंट्रोन। इंट्रोन होते हैं बेटा जो किसी चीज को कोड नहीं करते, और एक्सोन होते हैं बेटा जो कोड करते हैं। बेटा कुछ स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, वो किस चीज में हेल्प करते हैं, इन इंट्रोन को बेटा यहां से निकाल देते हैं, और जब इन इंट्रोन को बेटा यहां से निकाल दिया जाता है तो बचते हमारे पास क्या है, खाली एक्सोन बचते हैं। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलता हूं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलता हूं। तो इस तरीके से बेटा हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, सबसे फर्स्ट हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से जो प्रोकैरियोट का जो आपका आरएनए है और जो हमारा आरएनए यूकैरियोट का है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। दूसरा हमने देखा कि जो आरएनए के टाइप है वो कौन कौन सा टाइप क्या क्या काम कर रहा है। उसके बाद देखा हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 को। उसके बाद देखा हमने आरएनए पॉलीमरेज 1, उसके बाद देखा हमने आरएनए पॉलीमरेज 3, उसके बाद देखा हमने टर्मिनेशन, ठीक है ना, इलोंगेशन में ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। टर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट थी कि आपका काफी यूनिट आपकी रिपीट होती है, तो समझ लो टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, वहां से आरएनए पॉलीमरेज की स्पीड कम हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है। उसके बाद आपकी जो आरएनए आपने बनाया है उसको किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करोगे। एक तो बेटा 5' एंड पे आपका क्या लगाया जाता है, 5' एंड पे क्या लगाया जाता है, कैपिंग की जाती है किसकी, ग्वानोसिल 5 मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट की कैपिंग की जाती है। उसके बाद 3' एंड पे बेटा एडेनिन जो टेल होती है वो लगाई जाती है, एडेनिन 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 की टेल लगाई जाती है। और उसके बाद बेटा जो अंदर कोई दिक्कत है उसको अलग किया जाता है, जिसको मैं बोलता हूं आरएनए स्प्लाइसिंग। उसके अंदर बेसिकली हमारे कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं बेटा, हमारे स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन हेल्प करते हैं। जो हमने बताया था ना कि आरएनए कई तरीके का होता है, उसमें हमने स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए पढ़ा था, उनसे बनने वाले प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करते हैं। दूसरा बेटा ये जो आप बना रहे हो ना एमआरएनए, ये आपका एक्चुअल एमआरएनए है। ये जो था हम इसको एचएनआरएनए भी बोल सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एमआरएनए का जो प्रीकर्सर है, जो एमआरएनए जहां से बना है वो कौन सा आरएनए है, एचएनआरएनए भी बोल सकता हूं। आई होप बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी अगर मान लो दिक्कत आती है तो आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करना, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।